अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 16 अक्टूबर है, गुजरांवाला में पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अजीम शान जलसा। उसी निस्बत से या उसी रेफरेंस से मैंने आज इस वीडियो का उन्वान या मौजू मौजूदा हुकूमत की नाकामी सोचा है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि मेरी नज़र में इमरान खान की हुकूमत किन तवक्कुआत पर लाई गई थी, क्या सोच थी डिज़ाइनर की, नस्ब करने वालों की, सिलेक्ट करने वालों की, और ये क्यों कर हर फील्ड में हर लेवल पर बुरी तरह नाकाम हुई है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान को समझना होगा कि 2013 में जो इलेक्शन हुआ था वो पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन, धांधली ज़दा और इंडियन फिल्मों की तरह का इलेक्शन था। आज बहुत से लोग इस गुमान का शिकार हैं कि शायद उसकी बुनियाद पर हुकूमत पाने वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई बहुत बड़ी और ताकतवर मकबूल सियासी जमात थी जिसने उस वक्त इंसाफ पर मबनी हुकूमत हासिल कर ली थी। ऐसा नहीं है। उस वक्त बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी इस पोजीशन में थे कि दोबारा वफाकी हुकूमत बना लेते, नहीं बनाई। ये एक अलग मौजू है, किसी और वक्त में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टेन्योर के दौरान दो मसाइल वाज़ेह होकर सामने आए। अब फिर मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये मसाइल हरगिज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरतरफी का सबब नहीं थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अनसेरेमोनियल बरतरफी की वजूहात इंतहाई जाती, निजी, पर्सनल। कुछ लोगों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुछ कमिटमेंट्स थी जो पूरी नहीं हो सकी और उन मुखालिफ लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूंकि एक खास जहन के इंसान हैं, सियासत पर यकीन नहीं रखते, वो जवाब में कोई सियासी दाव खेलने में नाकाम रहे। बहरहाल फिर अर्ज करता हूं कि इस मौजू पर अलग से एक वीडियो करूंगा। इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाता है, इमरान खान इक्तदार में आ जाते हैं। जिस रोज इमरान खान हल्फ लेते हैं उस रोज पाकिस्तान के दो मसाइल थे। पहला मसला पाकिस्तान और चीन। 2013 में इनके ताल्लुकात दुनिया में किसी भी दो ममालिक के दरमियान मुस्तहकम तरीन ताल्लुकात से बेहतर ताल्लुकात थे। सीपैक जो एक बहुत बड़ी मालियत का मंसूबा था, कोई 70 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी चीन की जानिब से, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारी रिलेशनशिप, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और हत्ता कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई नॉर्मल सतह पर थे। बिलाशुबा सऊदी अमरीकी लॉबी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से जरा सा खिंचाव था कि सऊदी अरब की जानिब से पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आई और ना कोई बड़ी मदद आई, बल्कि उल्टा कुछ मामलात में पाकिस्तान की हुकूमत को कंडेम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो रास्ता खुल गया और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत मुस्तहकम ताल्लुकात कायम हुए। अर्ज कर रहा था कि सीपैक जो चीन की हुकूमत की तरजीह थी, बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकोमोडेट किए जाने के, चीनी हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जितने मर्जी बुलंद बांग दावी किए रखे कि सीपैक उनकी तरजीह थी और सीपैक की वजह से उन्हें निकाला गया, ऐसा नहीं था। सीपैक में चीनी तरजीह या उनके लिए सबसे ज्यादा अहम तरीन इशू था गवादर खुंजराब लिंक, जिसके जरिए कम से कम 40,000 ऑयल टैंकर रोजाना गवादर की सी पोर्ट से चीन के अंदर तक सफर कर सकते। ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाना, ये चीन की तरजीह थी। अब साइमल्टेनियसली अगर आप समझ पाए तो ये पाकिस्तान की भी तरजीह अव्वल होना चाहिए थी। पाकिस्तान की तरजीह इसलिए होना चाहिए थी कि ये मुकम्मल तौर पर सीपैक का रूट चीनी फंडिंग के जरिए बनाया जाना था, बीओटी की बुनियाद पर, और इस पर 20 साल तक चीनी हुकूमत ने टोल टैक्स वसूल करना था और उसमें से 9% मुनाफा जो पाकिस्तानी बजट का एक बड़ा हिस्सा होना था वो पाकिस्तान को बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाता। अब फिर समझ लें कि सीपैक में चीन का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट का मौजू था खुंजराब गवादर लिंक, रेल रोड नेटवर्क, ताकि चीन की सहूलत पैदा और पाकिस्तान को आमदनी आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 5 पुरस्कून तरीन सालों में ये रूट ना बन सका, गवादर पोर्ट पर डेवलपमेंट ना हो सकी,
नारा हमने बहुत लगाया कि हम सीपैक के मुहाफिज हैं, गार्ड हैं हम। ये इस सब कुछ का इंजाम हमें कुछ यूं भुगतना पड़ा कि 2015 में जब शंघाई में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की कोऑपरेशन की जब कॉन्फ्रेंस हुई, तो चीन की तरफ से गैर रस्मी तौर पर हमें कहा गया इंडिया की करारदाद पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ मूव होगी, हम उसे रोक नहीं सकते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और राहील शरीफ इस करारदाद को नहीं रुकवा सके थे। मैं समझता हूं कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात यहां पर खराब हो चुके थे। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हम बात करें इमरान खान की नाकामियों की, कि इमरान खान की हुकूमत जब आई तो पहली नाकामी हमारी ये थी कि चीन हमसे नाराज था। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सबके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके थे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जब इमरान खान ने हलफ लिया उस दिन इकोनॉमिक इशू पे थी। पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर सालाना खसारा पैदा कर रहा था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, बरामदात, पाकिस्तान की पैदावार कम होती जा रही थी। 2013 में पाकिस्तान जिस कदर गंदम पैदा कर रहा था, कपास पैदा कर रहा था, चावल पैदा कर रहा था, सनती पैदावार, टेक्सटाइल, सीमेंट, सिरामिक्स, फुटबॉल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी कुछ पाकिस्तान 2013 में पैदा कर रहा था, वो 2017 में उससे 1/3 कमी वाक़या हो चुकी थी। 2017 में हमारी बरामदात 26.4 अरब डॉलर की बजाय शायद 17-18 के दरमियान पहुंच चुकी थी, और हमारी इंपोर्ट्स का बिल बढ़ता चला जा रहा था। रेवेन्यू जनरेशन के लिए हुकूमत ने कुछ सहूलतें दी और इंपोर्ट्स को बढ़ाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का खसारा 20 अरब डॉलर से जायद था। अब जब इमरान खान हलफ लेते हैं तो यकीनी तौर पर उनकी टीम को इन दोनों मसाइल का अंदाजा होना चाहिए था। सबसे पहले तो बजट खसारा को कम किया जाए, और दूसरा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को अपने हाथ में लिया जाए और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स की जाए जिससे न सिर्फ हमसाया ममालिक के दरमियान एतमाद की फजा पैदा हो, बल्कि पाकिस्तान के जो रवायती काउंटर पार्ट, जो दोस्त ममालिक है, चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के लेवल को बैलेंस्ड ताल्लुकात के जरिए चलाया जाए। आप इसे बदकिस्मती कह सकते हैं, इमरान खान की नाअहली कह सकते हैं, वजीर आजम का मामलात में दिलचस्पी ना लेना कह सकते हैं। जब आप एक ऐसे आदमी को जिसकी जिंदगी की पहली तरजीह सियासत नहीं होती, सियासत में लाते हैं, तो उसके भी कुछ मसाइल होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को अगर आप किसी संजीदा नौइयत की ब्रीफिंग देने के लिए बुलाएं तो 2 से 2.5 मिनट के बाद उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। कभी आप वजारतों में काम करने वाले लोगों से जाने कि पीपल्स पार्टी की क़यादत 6 से 8 घंटे तक फौजियों की, लड़ाई मखलूक की, फॉरेन अफेयर्स की, इंटरनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका इश्यूज पर कंसंट्रेट करके मौज़ूआत पर ब्रीफिंग लेती है और सबकी बात को सुनकर अपना तज्जिया बनाती है। इसके बरक्स इमरान खान का मिजाज कुछ इस तरह का है कि संजीदा तरीन बात पर वो 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। अब जब इमरान खान ने वजीर आजम का हलफ उठाया तो उस वक्त पहले से जाने वाली शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत इस बात को रियलाइज करती थी कि उन्हें IMF से मदद की जरूरत है। IMF कोई लानत की बात नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कोई घटिया अमल नहीं है। IMF दुनिया का वो वाहिद इदारा है जो बिला सूद कर्जा देता है, और ये कर्जा ऐसा नहीं होता कि इससे आप पुल बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, ये आपको डिफॉल्ट से रोकता है। यानी आपके जिम्मे, आपके मुल्क के जिम्मे जो कर्ज है उनको IMF बराह रास्त अदा कर देता है और आपसे 4-5 साल में वो वापस ले लेता है। जिस रोज इमरान खान की हुकूमत ने हलफ लिया उस रोज IMF पाकिस्तान को, शायद मेरी इत्तलात गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कोई 12 अरब डॉलर के करीब पेशकश कर रहा था कि आप ले लें। अब इमरान खान अगर बिला तवक्कुफ, अब फिर मैं वापस जाता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 7 वीक्स के अंदर और नवाज शरीफ की हुकूमत ने 3 महीने के अंदर IMF से प्लान ले लिया था। अब अगर वो पहले महीने के अंदर IMF से प्लान लेने में कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान का अदायगियों का तवाज़न बेहतर हो जाता। उसके बाद आप पॉलिसी में यू टर्न ला सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं ना, कि उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सपोर्ट की रास्ते में हाई रुकावटों को दूर कर सकते थे और साइमल्टेनियसली आपको एक कुशन मिल जाता, आपको कोई 6 महीने या 1 साल के लिए अदायगियों से जान छूट जाती, तो ये ज्यादा बेहतर काम होता। लेकिन असद उमर जो उनके मुशीर थे, जो उनके माहिर थे, या PTI की पूरी टीम, मेरी नाकिस राय में शायद उनको अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान कितनी बड़ी माईशत है। वो पाकिस्तान की माईशत का कुल हुजम 2 से 3 अरब डॉलर सोचते थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान के सिर्फ अखराजात 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। याद करें कि जब इमरान खान को जनरल बाजवा की सिफारिश पर चीन से 2 अरब या 3 अरब डॉलर मिले और इसी तरह सऊदी अरब से मिले,
तो उनकी खुशी दीदनी थी, उनकी बाछें खिल रही थी, वो इतने खुश नजर आ रहे थे गोया उनके हातमताई का खजाना लग गया है। ऐसा नहीं था, 1-2 महीने के लिए आप क्या उसमें हासिल कर सकते थे। बहरहाल वो पॉलिसी नाकाम हुई और उसके लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स आए और रुपए पर दबाव आया और पाकिस्तानी रुपया गिरा और बर्बाद हुआ। अब फिर यहां पर दूसरी गलती हो रही थी। मैं उन दिनों में यह बात बार बार लिख रहा था कि आप जब रुपए को डिवैल्यू करते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नवाज शरीफ के दौर में इसलिए कम हुई कि उन्होंने 2 गलतियां की। एक, उन्होंने रुपए की मसनूई कीमत मुकर्रर करने की जद्दोजहद की। इंडिपेंडेंट ट्रेड में यह गलत अमल होता है कि जब एक एक्सपोर्टर को पता है कि वो बाहर से फर्ज करें $1 लाख कमा रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की कीमत कम है और पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मसनूई तौर पर रखी गई है, तो उसे उसका रिटर्न जो पाकिस्तान में मिलेगा वो अनसर्टन है। वो एक्सपोर्टर तो जानता है कि उसकी वैल्यू इस कदर नहीं है, तो वो अपना पैसा बाहर ब्लॉक करना शुरू कर देता है, रोकना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में डॉलर नहीं आते। तो जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी कदर से कम रुपए की कीमत होगी तो फिर डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। तो जब आप रुपए को डिवैल्यू कर रहे थे तो उस वक्त मोहतरम वजीर आजम को पहले कम से कम 1 महीना की मुद्दत लेकर एक्सपोर्टर्स के साथ डायलॉग करना चाहिए था। उनसे पूछना चाहिए था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में लेदर की एक्सपोर्ट 0 हो गई, क्यों? पीपल्स पार्टी के दौर में $1 अरब के करीब आप लेदर एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आप 2013 में $14 अरब की कर रहे थे। बाद में आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिला तो आपको कम से कम $30 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करना चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? तो उन्हें एक संजीदा डायलॉग करना चाहिए था एक्सपोर्टर्स के साथ। बदकिस्मती यह है कि रुपया को डिवैल्यू करते वक्त ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि एक्सपोर्टर को राजी किया जाता कि वो 3 गुना एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर रुपए के डिवैल्यू करने का फायदा उठा सकते। तो जब आपने रुपए को डिवैल्यू किया तो आपकी अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ा, क्योंकि जब आप दे रहे हैं तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स में वो उस तरह से इजाफा नहीं हो सका। तो मैं समझता हूं कि दोनों मामलात में इमरान खान फॉरेन अफेयर्स पर बुरी तरह नाकाम हुए, मईशत पर बुरी तरह नाकाम हुए। एक और जगह थी जहां पर इमरान खान कुछ कामयाबी हासिल कर सकते थे, वो जगह ये थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जवानी में समझाया करती थी और इमरान खान को पहले इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशकश की थी कि ठीक है, आपको लाकर बिठा दिया गया, आप वजीर आज़म पाकिस्तान हो, हम पाकिस्तान के मफाद में आपसे कोऑपरेशन करते हैं, हम आपके साथ ताउन करते हैं, आप हमारे साथ चले। अब यहां जब आपको एक ताकत लाकर बिठाती है तो फिर आप अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए कुछ खुद से भी करते हैं। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से तमाम काम खलाई मखलूक पर छोड़ दिए। मैं समझता हूं कि ये बात के खलाई मखलूक से ये कहना कि आपको अगर एक्सटेंशन लेनी है तो जाओ मेरे मुखालफों के पांव पकड़ लो, ये इमरान खान के अरूज का सबसे आखिरी पोजीशन थी। यहां आकर इमरान खान का डाउनफॉल शुरू हुआ कि आपको उन्होंने वजीर आजम लगा रखा है और आप वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन से इतना नहीं बना सके कि आप कोई भी एक कानून उनकी मदद से खुद असेंबली में मंजूर करवा लें। जब आप हर काम के लिए सियासी क़यादत से डायलॉग के लिए खलाई मखलूक को भिजवाएंगे तो खलाई मखलूक के दिल में उनके लिए नरमी पैदा होगी। तो एक वक्त आता है कि खलाई मखलूक आपसे आपकी मदद करने से पीछे हट जाती है। ये कम से कम आपको वो कुशन अवेलेबल नहीं होता, वो नाजायज कुशन दस्तयाब नहीं रहता जो आपके मुखालफों के खिलाफ आपके फेवर में इस्तेमाल हो रहा था। अब ये 3 बड़ी नाकामियां हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत थी कि एक पॉपुलर सेलिब्रिटी मशहूर आदमी जब आएगा तो पाकिस्तान की रियासत उसकी मकबूलियत का फायदा उठाकर बैनुल अक़वामी सतह पर उसके इमेज का फायदा उठाकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान को आगे लाएगी। लेकिन वहां पर भी इमरान खान ने अज खुद आगे बढ़ने की बजाय खलाई मखलूक को आगे कर दिया। जब आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नाकाम हुए तो मईशत पर बोझ आया, जब आप मईशत में नाकाम हुए तो आपकी सियासत पर बोझ आया और आप सियासत में आखिरी राउंड भी हार चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के प्रमोटर्स ने, उसे आप नेगेटिव मीनिंग में लें, दुरुस्त मीनिंग में लें, इमरान खान के प्रमोटर्स ने जो जुआ खेला था वो नाकाम हो गया। 3 चीजें जहां पर इमरान खान अपने वजूद को मनवा सकते थे, खारजा मामलात में, इकोनॉमिक इश्यूज में $200 अरब लाकर किसी के मुंह पर मार देते तो मुमकिन है कि इमरान खान की कोई वर्थ पैदा होती और पाकिस्तानी अवाम महंगाई का इस तरह से बुरी तरह से शिकार ना होते। और जब पाकिस्तानी अवाम महंगाई से तड़प उठे, आप पाकिस्तानी अवाम को कुछ देने की बजाय या आप मुबैना तौर पर अपोजिशन लीडर्स का एहतसाब करने की बजाय अवाम के कपड़े उतरवाने पर आ गए और खलाई मखलूक के किसी काम ना आ सके,
तो आप शायद टिश्यू पेपर हो चुके हैं। टिश्यू पेपर काफी अरसा तक इंसान अपने चेहरा पर इस्तेमाल करता है। मैला हो जाए तो उसे जमीन पे फेंक कर पांव से कुचल देता है। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें, दोस्तों से मुतारिफ करवाएं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।